प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में स्वागत है। हम एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या का अध्ययन कर रहे हैं और उसी संदर्भ में आज हम इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पात्र कितने हैं, महत्वपूर्ण हैं या नहीं है, कौन इसका मुख्य अभिनेता है, कौन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। खाली पात्र कौन है, कितनी संख्या है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 5 पात्र हैं और एक अदृश्य पात्र है, तो 6 पात्र हैं। एक के पात्र का नाम है मोती, जिसका वो मकान है। दूसरा है धीरज, जो मित्र हैं आपस में, उनसे मिलने आता है। तीसरा है राम, वो भी मित्र है जो मिलने आता है मोती का। और चौथी है सीता, जो राम की पत्नी है। और 5वां है राधा, जो कि मोती की पत्नी है। और एक अदृश्य व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बार बार एक तरह से चांटा लगा करके चेतावनी सी दे देता है। जब भी वो अनर्गल बात करते हैं, ख़ास तौर से झूठ बोलते हैं, तब उनके चांटा लगाकर उनको उनके अस्तित्व का एहसास करवाता है। तो इस एकांकी में हमने जब कल और परसों 2 दिन चर्चा की थी, तो एक चीज़ तो हमारे सामने आई थी कि ये एब्सर्ड एकांकी है, असंगत एकांकी है। असंगत आधारों को लेकर के ये एकांकी लिखी गई है। तो जब असंगति है, हर बात में जब असंगति दिखाई जाती है या ऊल जलूल बातें जब की जाती है, तो उस एकांकी में वैसे देखा जाए कि हम ये चाहें कि उसमें महत्वपूर्ण स्थल ढूंढ लें, तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अर्थविहीन बातें की जा रही है। स्वयं की असली पहचान को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो वास्तविकता है उसको सामने रखते हुए जो तथ्य विहीन बातें हैं उनको आधार बनाते हुए एक दूसरे की चर्चा की जा रही है। तो फिर उसमें से हम महत्वपूर्ण बातें ढूंढें कहाँ से? लेकिन हमें ढूंढनी पड़ेगी। कल को परीक्षा में कोई इन महत्वहीन बातों से ही कोई महत्व निकाल करके हमसे बात पूछ ले, तो हमें इतना ध्यान तो होना चाहिए कि इसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, और हो सकता है कि उन महत्वपूर्ण स्थलों में से कोई व्याख्या के रूप में भी हमारे आ जाए। तो इस एकांकी के प्रथम पृष्ठ पे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है बातचीत के लिहाज से। पहला जो महत्वपूर्ण स्थल आता है, वहाँ एक पद है, छोटा ही है, बिल्कुल छोटे छोटे पद हैं, या मैं 2 पदों को मिलाकर के बात करूँगा, या 2 जो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनके दोनों के संवादों को मिलाकर के बात करूँगा। इसमें एक संवाद है, मोती द्वारा कहा गया, मैं इन मामलों में बहस नहीं चाहता। हमें विदेशियों से अच्छी बातें ले लेनी हैं और बुरी छोड़ देनी है। हमने उनसे लाइन में बने मकान लिए हैं पर नंबर नहीं लिए हैं। तुम लोगों का बस चला तो एक दिन वह भी लेना पड़ेगा। अगर तुमने कुर्सी का लंगड़ापन महसूस नहीं किया तो तुमने कैसे मान लिया कि यह मोती का मकान है? मुझे भारत के एक नवयुवक से ऐसी आशा नहीं थी। वैसे देखा जाए तो इस बात में एक ऊपर की पंक्ति को छोड़ करके और कोई दूसरी बात महत्वपूर्ण नहीं लगती, और 2 मित्रों में तो आपस में बिल्कुल नहीं लगती, जबकि मोती अपने मित्र को इस मामले में थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वो भी बिना मतलब के। तो ये जो वाक्य है यह मोती द्वारा कहा गया है। और कब कहा गया है? जब धीरज नामक व्यक्ति आकर के मोती के मकान को खटखटा करके और उससे मिलता है तो कहता है कि ये मोती का ही मकान है।
और ये मकान मोती का ही है, वो इसलिए है कि इसमें ये विशेषताएं हैं जो कि वो पहले जब मिले होंगे तो इस तरह की बातें हुई होती हैं कि एक स्थान विशेष पर कुर्सी है, सीढ़ियों पे चढ़ के इतना मुड़ना है, इतना मुड़ने के बाद इतने कदम चलने पे मकान है। तो ये बातें कोई करने की नहीं होती। लेकिन धीरज ने कहा, लेकिन मोती ने कहा कि हमें विदेशियों से अच्छी बातें ले लेनी चाहिए। यहाँ विदेशी कहाँ से आ गए बीच में, लेकिन ले आया। क्यों ले आया? कि उनके मकान जो हैं उस मोहल्ले में वो पंक्ति में बने हुए हैं। विदेशों में क्या पंक्तियों में बने और मकानों के नंबर दे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ नंबरों से पहचान उस समय तक नहीं होती थी, विदेशों में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ नंबरों से मकान की पहचान। तो वो कहता है कि हमने उनसे अच्छी बातें ले लेनी चाहिए और बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए। चलो, इसमें तो एक महत्वपूर्ण बात हमको बता भी दी इन्होंने कि हमें हर चीज़ की नकल नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उसी चीज़ को लेना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो। लेकिन आगे जो बात कहता है कि तुम लोगों का बस चला तो मुझे वो नंबर भी विदेशों से लेने पड़ेंगे, कि आप लोग नंबर देख नहीं रहे हैं, मैंने नंबर ले नहीं रखा है, तो तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि ये मकान मोती का ही अर्थात मेरा ही है? मुझे भारत के नवयुवकों से आशा नहीं थी। यहाँ ये पता लगता है कि जो पहचान का वास्तविक तरीका लगा करके धीरज उसके मकान को पहचानता है, उसको मोती अस्वीकार कर देता है। कहता है नहीं, जब तक तुम वो असली पहचान जो पहले हुआ करती थी वो करके नहीं आओगे तब तक ये मकान मोती का नहीं है। तो अब देखिए, धीरज मोती का मित्र है, उसको पहचान भी गया है, उसका मकान भी ढूंढ लिया है, सब कुछ कर लिया है, फिर भी वो उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। अर्थात दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो हकीकत को न मान करके बनावटी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि उनके असली अस्तित्व को नष्ट करने की तरफ ले जा रहा है। ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद की बात भी हमें बतानी ज़रूरी है। तो धीरज क्या करता है? वापिस जाता है, 2 कदम आगे 3 कदम दाहिने रखता है, कुर्सी पर बैठता है, उसका लंगड़ापन देखता है और तत्पश्चात पहले की तरह उस दरवाजे में कुंडी का छेद देखता है और कुंडी को खटखटाता है और फिर कहता है हाँ, ये मोती का घर है, और फिर आपस में हालचाल पूछते हैं। तो ये जो बनावट है व्यवहार की, वो यहाँ लेखक स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की बनावट से समस्या खड़ी होती है। तो ये जो समस्याएं आई है उनको लेखक ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। यहाँ क्या होता है कि इसमें क्या विशेषता नज़र आती है, या विशेष में आप क्या लिखोगे? तो यहाँ क्या होता है कि मोती की एक मान लीजिए कि अवसरवादिता भी कह सकते हो, या बेहुदापन या बदतमीजी भी एक तरह से कह सकते हो, ऐसी मानसिकता का यहाँ विवेचन हुआ है या प्रस्तुतिकरण हुआ है, जो कि ये बताता है कि उनके व्यवहार में आडंबर की दीवार आ गई है। आडंबर है, दिखावा है, बनावटीपन है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा सरल है, सीधी सादी भाषा है और मोती की मानसिकता की तरफ इसमें संकेत किया गया है, और हम कह सकते हैं कि ऐसा नाटक एब्सर्ड नाटक होता है। अब एक आगे और आता है, जो मैंने पहले कही थी वो मैंने इसके साथ ही जोड़ के कह दी है। 2 कदम आगे 3 कदम दाहिने रखकर कुर्सी पर बैठकर उसका लंगड़ापन देखता है, फिर उठकर 2 कदम रख अंदर वाले दरवाजे के पास पहुंच जाता है, पहले की तरह छेद ढूंढता है और कुंडी खटखटाता है, और फिर मोती दरवाज़ा भी खोलता है। तो यहाँ भी वही बात है। ये जो संवाद है या ये जो घटना है वो किसकी दिखाई गई है? वो धीरज की दिखाई गई है। पहले मोती का दिखा रहे थे, अब धीरज का दिखा रहे हैं। तो ये भी लगभग वही बात है एब्सर्ड एकांकी की पहचान, क्योंकि ये भी
ऐसे संवाद हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और यहाँ मोती जो है, धीरज जो है, लंगड़ी कुर्सी के आधार पर पहचान करता है, 2 कदम और 3 कदम के आधार पर पहचान करता है, जो कि कोई विशेष पहचान होती नहीं है, लेकिन ये किया गया। चलो घर की संख्या हो, घर की कोई विशेष पहचान हो, नुक्कड़ हो, वहाँ तक तो है। और उसके बाद ही धीरज के अस्तित्व को स्वीकार करना मोती द्वारा वो ये दर्शाता है कि इनके व्यवहार में यहाँ बनावटीपन है और इनकी हरकतें जो है वो बड़ी बेहुदा है, ऊल जलूल हरकतें। तो ये चीज़ हम विशेष के अंतर्गत भी लिख सकते हैं कि इस एकांकी में फूहड़पन है और पात्रों की जो है ऊल जलूल हरकतें हैं वो दिखाई गई है। और भाषा के लिए भी हम वैसे ही कह सकते हैं कि इनकी भाषा बड़ी ही जो है सरल है, सहज है, और भाषा में कोई बनावटीपन दिखाई नहीं देता। व्यवहार में तो है लेकिन भाषा में बनावटीपन नहीं है। यदि भाषा जो है ऊल जलूल हरकतों के लिए है, आडंबर के लिए है, तो वो वैसी ही दिखाई गई है, कोई बनावटीपन इस भाषा में नहीं है। इसके बाद एक जगह और है जहाँ 2 संवाद एक साथ जुड़ के करने पे हमें महत्वपूर्ण लग सकते हैं और एब्सर्ड एकांकियों की जो विशेषता होती है उसको प्रकट भी करते हैं। मोती और धीरज जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो मोती और धीरज में इधर और उधर पर चर्चा चल रही होती है। धीरज इधर उधर की बात करता है, मोती जो है इधर उधर की बात को जो है न स्वीकार करता है न मना करता है। तो फिर धीरज जो है वो कहता है ठीक है, पर इतना तो कह ही सकते हो कि इधर उधर नहीं है और इधर उधर नहीं है, या दूसरे शब्दों में इधर उधर है और इधर इधर है। इतना कहने में तुम्हारा क्या चला जाता। फिर मोती उसके जवाब में कहता है बात इतनी आसान नहीं है, इधर उधर नहीं है, उधर इधर नहीं है, इससे यह साबित नहीं होता कि इधर उधर है और उधर उधर है। हो सकता है कि इधर उधर हो और उधर इधर न हो, और इधर इधर न हो और उधर उधर हो, या न इधर न उधर हो और न उधर उधर हो। अब देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं निकला। इधर उधर कहने वाले को स्वयं कोई पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इधर उधर, इधर इधर हो, इधर उधर हो, इधर इधर नहीं हो, इधर इधर हो, इधर उधर नहीं हो। तो ये क्या इधर उधर है? बिना मतलब की बातें वो लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के प्रति उनके जो भाव हैं उनमें कोई अपनापन नहीं है। इसलिए एक दूसरे की बात को स्वीकार न करके खाली झूठे तर्क दिखावे के लिए वहाँ किए जा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ महत्वपूर्ण है। और इसमें भी वही बात है कि इनमें जो है ऊल जलूल बातें यहाँ की जाती हमको दिखाई देती है विशेष में। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए भी वो एक दूसरे के पास समय काट रहे हैं, जो कि एब्सर्ड एकांकियों की विशेषता होती है। अब आगे और तो कहीं महत्वपूर्ण इतना नहीं आता है। फिर एक थोड़ा सा परिचय जो मोती करवाता है श्री राम के और उसकी पत्नी सीता के आने पर, उसको आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण मान सकते हो। उसमें देखिए कितनी औपचारिकता है और व्यंग्य भी है। क्या? जब राधा मोती से कहती है कि अब इन सब का परिचय तो आप आपस में करवा दीजिए, तो मोती परिचय करवाता है। वो सुनिए। हाँ हाँ, धीरज की ओर इशारा करके कहता है आप श्रीधर हैं, यहाँ के कॉलेज में दर्शन के प्राध्यापक हैं और इस सिद्धांत के रचयिता हैं कि आदमी की बनावट ऐसी है कि एक समय में या वह काम कर सकता है या वह सोच सकता है। देखिए यहाँ विचार करना, राम की ओर फिर इशारा करता है। आप हैं श्री राम
लेखक और अंग्रेजी हटाने और हिंदी रखने की समिति के अध्यक्ष, इतनी कम उम्र में, और आप हैं श्रीमती राम, हम लोगों के बीच में सीता जी। और सब नमस्कार करके एक दूसरे के परिचय को निभाते हैं। तो देखिए, नमस्कार करते हैं, औपचारिकता है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो परिचय दे रहे हैं उसमें देखिए वहाँ भी ऊल जलूल बात है। ये परिचय दिया वो तो ठीक है कि चलो आप श्रीधर हैं और कॉलेज के दर्शन के व्याख्याता हैं, पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं। लेकिन आगे जो बात कहते हैं कि वो इस सिद्धांत के रचयिता हैं कि अब वो हों या नहीं हो, लेकिन ये परिचय तो दे रहे हैं। वो क्या सिद्धांत है कि कोई आदमी एक समय में या तो ये काम कर सकता है या सोच सकता है, अर्थात दोनों चीज़ें साथ नहीं कर सकती। क्या ज़रूरत थी ये बात कहने की, लेकिन कही, क्योंकि वही बात है, अपनापन न होकर के औपचारिकताएं हैं, और उसमें भी एक दूसरे की टांग खींचने की परंपरा इन्होंने निभाई है, जो कि एब्सर्ड नाटकों की विशेषता है। दूसरा, श्री राम का जो परिचय देता है, चलो ठीक है, लेखक हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो समिति का परिचय दिया है वो एक अलग तरीके से दिया है कि अंग्रेजी हटाने और हिंदी रखने की समिति के अध्यक्ष हैं। और इतनी कम उम्र में, अर्थात उन्होंने बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त कर ली है। शायद हो सकता है वो उसको सफलता के लायक नहीं समझता। तो यहाँ भी हमको जो विशेष बात नज़र आती है वो यही आएगी कि इसमें भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, जो वहाँ करनी आवश्यक नहीं थी। और भाषा सरल है, सहज है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आगे जो है, एक बात थोड़ी सी और भी है जिसको हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। हालांकि सह प्रसंग व्याख्या में तो मेरे को नहीं लगता कि इस एकांकी से कुछ आ सकता है, लेकिन हम चूंकि इस एकांकी को समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण स्थलों को भी देखना आवश्यक हो जाता है। वो है, मोती बात कर रहा है, यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कब है, पहले शुरू में बता रहा हूँ कि मोती जब बात कर रहा है राधा की बातचीत के जवाब में, या राधा जो बात कहती है उसके समर्थन में, जब राधा ये कह रही है बड़े साहित्यिक नाम हैं, आजकल परिवार साहित्य के बहुत निकट आ गए हैं, घर घर पत्रिकाएं पढ़ी जा रही हैं। उससे पहले धीरज जो कहता है, राधा उसके जवाब में वहाँ कहती है कितने पारिवारिक नाम हैं, क्योंकि उससे पहले जो नाम सीता बताती है वो इस तरह से बताती है जैसे कविता संग्रह का नाम तो राम बताता है मुन्नी, और उपन्यास का नाम बताता है लल्ला, जो कि बच्चों के से नाम है। और जो लड़के लड़कियों किताबों के जो नाम है सीता बताती है वो है पथिक, लड़के का नाम पथिक बताती है, और लड़कियों के नाम जो है भूली और भटकी बताते हैं। तो ये किताबों के से नाम है। अर्थात उपन्यासों के नाम तो इस तरह के दिए बताते हैं जो कि बच्चों के नाम लगते हैं, और बच्चों के नाम इस तरह के दिए हैं जो किताबों के नाम लगते हैं, पुस्तकों के नाम लगते हैं। तो यहाँ भी एक जो तात्विकता होती है, यहाँ भी जो एक हम कह सकते हैं कि जो एक तत्व होना चाहिए या एक तथ्य होना चाहिए, या उन बातों में जो सामंजस्य होना चाहिए, वो कहीं हमको दिखाई नहीं देता। तब जो है मोती जो है बीच में कूद पड़ता है, और क्योंकि ये बातें उसको उल जलूल सी लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो खुद वैसी ही बात करता है और बातचीत में भाग लेने के लिए कूद पड़ता है उसकी बातचीत में कि अगर परिवार साहित्य के निकट आ गया है और साहित्य परिवार के निकट, तो कुछ दिनों में परिवार साहित्य कहलाने लगेगा। और साहित्य परिवार, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि ये तथ्यविहीन सेंसलेस बात है। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब से रहित बात है। यहाँ कहने का इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसके बाद एक अंत में ज़रूर थोड़ी सी एक स्थिति आती है
हालांकि वो कोई संवाद नहीं है, लेकिन एकांकी के अंत में जब लेखक ही इस एकांकी के समापन की तरफ ले जाता है और अदृश्य व्यक्ति चांटा लगाने की कार्य कर रहा होता है, जाते समय वो नाराज़ होकर के जाने लग जाते हैं, क्योंकि चांटा लग रहा है तो नाराज़ होने ही थे। अदृश्य व्यक्ति सामने की रेलिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर शांति रहती है। सब मूर्तिवत और अवास्तविक लगने लगता है। एक कुत्ते के बोलने की आवाज़ आती है जिससे लगने लगता है कि काफ़ी रात हो गई है। फिर एक रेडियो के बजने की आवाज़ आती है, एक गाने की आखिरी पंक्तियाँ, ये देश हमारा है। फिर प्रेषक की आवाज़ आती है, यह आकाशवाणी है, रात के 10 बजा चाहते हैं। अंत में मौसम का हाल सुनिए। अब यहाँ देखिए, ये है बात। कल सुबह होने तक आशा की जाती है कि उत्तरी पूर्वी सीमा पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और गर्ज के साथ कहेंगे कि सारे देश का सवाल उनके सामने है। अंतिम शब्दों पर अदृश्य व्यक्ति अपने स्वयं को चांटा लगा लेता है। इसके साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद। अदृश्य व्यक्ति वहीं निर्जीव होकर के लेट जाता है। 10 के घंटे बजने लगते हैं। तो यहाँ इस एकांकी में जो है अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, वो यहाँ पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। पहले उनकी व्यक्तिगत आपसी बातचीत दिखा रहे हैं, जो 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों को बीच में हो रही होती है। लेकिन जब एकांकी समापन की तरफ जा रही होती है, वो लोग रवाना हो रहे होते हैं, राधा है, धीरज है, श्री राम है, तो उस समय अदृश्य व्यक्ति रेलिंग के पास आके खड़ा हो जाता है और रेडियो बज ही रहा होता है। तो रेडियो में देखिए, अंत में मौसम का हाल सुनाते सुनाते किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात पे आ जाते हैं। मौसम की बात तो गायब, और प्रधानमंत्री के साथ मौसम का हाल जोड़ के बताते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और गरज के साथ कहेंगे। न तो प्रधानमंत्री गरजते हैं, न कुछ और है, और कि देश का सवाल है। उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, उसमें नेताओं से भी विश्वास खत्म हो गया था देश का। 1-2 नेताओं को छोड़ दे तो बाकी से विश्वास समाप्त प्राय होता। तो वो जब कहते हैं कि सारे देश का सवाल है, असल में न प्रधानमंत्री न कोई नेता ये सोचता था कि देश का सवाल है, बल्कि सवाल किस खुद के स्वार्थों का था। तो वो व्यक्ति अब चूंकि प्रधानमंत्री या रेडियो को तो थप्पड़ मार नहीं पा रहा था, तो उसने खुद के ही थप्पड़ मारा और वहीं खुद को खत्म कर लिया या समाप्त हो गया। अर्थात आदमी झूठ के पाखंड में इतना गिर गया, दिखावे में, बनावट में, आडंबर में इतना खो गया कि उसकी अपनी स्वयं की पहचान ही खत्म हो गई, उसकी आत्मा ही मर गई। अदृश्य व्यक्ति कौन है? आत्मा। और ये आत्मा ही यहाँ समाप्त हो जाती है। हम इतने झूठे, इतने बनावटी, इतने दिखावटी, इतने मक्कार हो जाते हैं कि आत्मा तक हमारी मरी हुई यहाँ इस तरह की एब्सर्ड एकांकी में हमारी ऊल जलूल हरकतों, ऊल जलूल बातों, तथ्य विहीन जो है हमारे तर्क थे, कुतर्क थे, उनके माध्यम से दिखाई जाती है। और ये बताया गया है कि ये एकांकी एक एब्सर्ड एकांकी है, जो मनुष्य जीवन में आई हुई इन विसंगतियों को, असंगतियों को हमारे सामने रख के हमें ज़िंदगी की हकीकत की तरफ ले जा रही है। आज महत्वपूर्ण स्थलों पर हमारी चर्चा यहीं पर हम विराम देते हैं उसको, और इसी के साथ हमारा व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद।